हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा, है ना। एग्जाम अभी नजदीक है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस लेसन में बात करने वाले हैं आसाम CEE 2020 के लिए 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पार्ट 1 हमने पहले कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में आपको दिया हुआ है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा वो वीडियो को देख लेना। वो बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। सारे के सारे 11th का जो भी क्वेश्चन आने का चांसेस है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को मैंने उस लेक्चर में इंक्लूड करा। वो वीडियो आप देख लेना, आई बटन क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस वीडियो आपको पसंद आ जाए तो आप लाइक कर लेना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए हैं। तो इस कोर्स में क्या होने वाला है, क्लास 12 में जो भी चैप्टर्स है उसको हम पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको कल भी क्लास में बोला था कि डिस्ट्रीब्यूट मैंने करा था, 11th एंड 12th को पूरा डिस्ट्रीब्यूट करा 50-50। तो 50% क्वेश्चंस जो है मैं 11th के लिए करा दिया और अभी 12th का 50% करने वाला हूं। और थैंक्स फॉर योर लव बच्चों कि आपने बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स, बहुत ही बेहतरीन फीडबैक दिया है। वो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पार्ट 1 के लिए जो 11th का कोर्स था उसके बहुत ही अच्छे से आपने फीडबैक दिया और बहुत स्टूडेंट भी उसका फायदा ले रहे हैं। तो आप भी ले सकते हो, है ना बच्चों। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला सवाल है हमारा, यहाँ पे एक ऐसा दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन ओ ड्यू टू सर्कुलर आर्क हैविंग चार्ज Q। इसमें Q चार्ज दिया हुआ है। इसमें Q चार्ज दिया हुआ है तो हमें एट सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसका रेडियस R दिया हुआ है। बच्चों ऐसा जब होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद आ रहा होगा, E इक्वल्स टू 2K लैम्डा डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2। और ये अल्फा कौन सा होता था, यहां से यहां तक ये आर्क का बीच का जो सबटेंडेड एंगल है उसको हम लोग अल्फा बोल रहे थे। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा था वो हमने निकाला इस फॉर्मूले से। अब यहाँ पे देख सकते हो टोटल एंगल कितना है, 180 डिग्री है। सो यहाँ पे क्या होगा, 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 90। सो 2K लैम्डा डिवाइडेड बाई आर होने वाला है बच्चों। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर उसका वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो नीचे के डायरेक्शन पे इसका मतलब -J होने वाला है। इतना समझ में आता है। K का वैल्यू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो लैम्डा का वैल्यू है बच्चों वो कितना होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर या लेंथ ऑफ दिस आर्क, सो पाई इंटू आर। सो इसको अगर पुट करेंगे 2 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर, और K का वैल्यू अगर पुट करें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पहले से एक R तो है ही यहाँ पे, और -J होगा क्योंकि वेक्टर फॉर्म में नीचे के डायरेक्शन पे है। तो अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट होने वाला है, कुछ कैंसिल होगा, हाँ यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। Q डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ से -J कैप होने वाला है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। इसको चेक कर लेना अब, कैलकुलेशन जैसे मैंने करा था। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इस फॉर्मूले को आपको थोड़ा ध्यान से याद रखना है, टिप्स में रखना है कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ना। कोई भी आर्क ऐसा टाइप का भी आर्क दे सकता है, इस एंगल 45 दे सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट निकालना है कितना होगा, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो, है ना। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा सवाल बच्चों, अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, the electric potential at a distance r from its center and making an angle theta from the axis of dipole। okay, so अब देख सकते हो ये मेरा एक डाइपोल है, ये इसको मैं मान लेता हूं एक डाइपोल है ना। तो इसका एक्सिस है ये। अब r दूरी पे एक पॉइंट है जो इसका एक्सिस ऑफ दिस डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इस पॉइंट पे मेरे को क्या चाहिए, इस P पॉइंट पे मेरे को पोटेंशियल चाहिए बच्चों। अब इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट ये भी बताया, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, मेरा रैपिड रिवीजन कोर्स देखा है तो मैंने उसमें बताया था, या फिर आपने किसी किताब में तो पढ़े होंगे। तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, इस डाइपोल को रिजोल्व कर लेते हैं। ये एंगल है, इसका मतलब एक डाइपोल यहाँ पे बना सकते हैं P cos थीटा बोल के, और दूसरा डाइपोल यहाँ पे बना सकते हैं P sin थीटा बोल के। जब भी हम ऐसा होता है और इसका इक्वेटर इस पॉइंट के, इस वाले P sin थीटा के लिए ये पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, इक्वेटर हो जाएगा बीच में से। तो इधर प्लस इधर माइनस हो रहा है, तो इधर पोटेंशियल इसके कारण जीरो होने वाला है, तो इसके कारण क्या होगा, जीरो होगा। अब इसके कारण क्या होगा बच्चों, Kp डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, हम जानते हैं Kp डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, बट इन दैट कंडीशन यहाँ पे P का वैल्यू कितना है, cos थीटा है। तो सिंपल मैं लिख सकता हूँ Kp cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट P। सो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन
2 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इसको चेक कर लेना, अगर समझ में नहीं है तो दोबारा इस वीडियो को देख लेना या फिर कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो, इंस्टा एफबी कहीं पे भी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा सवाल बच्चों यहाँ पे देखो, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हुज कैपेसिटेंस आर C and 2C रेस्पेक्टिवली आर जॉइंट इन पैरेलल। इसको हमने क्या करा, पैरेलली इसको ज्वाइन करा गया, दो कैपेसिटर है, एक C है और दूसरा 2C है, राइट। अब यहाँ पे C है, यहाँ पे 2C है। These are charged to potential V, okay, potential difference V. If the battery is now removed and dielectric constant K is filled between the plates of the capacitor 2C, okay, then what will be the potential difference across each capacitor? यहाँ पे potential difference across each capacitor कितना होगा? सबसे पहले हमें देखना है बच्चों यहाँ पे चार्ज कितना होगा। इसे चार्ज करा गया तो यहाँ पे पोटेंशियल ऐसे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस होगा V, है ना। तो इसका चार्ज कितना होगा 2CV और यहाँ पे -2CV और यहाँ पे +CV और यहाँ पे -CV। तो टोटल चार्ज यहाँ पे अगर देखा जाए तो इधर वाला प्लेट को देख लेना है, टोटल चार्ज विल बी 3CV। इतना हमें समझ में आता है। ओके, अब यहाँ पे ऐसा जब कंडीशन होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमने क्या करा इस पे जैसे एक डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया इस वाले 2C पे, इसमें डाइलेक्ट्रिक। अभी सेकंड केस देख रहे हैं बच्चों, तो इसमें जब भी आप इसमें करते हो तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है K टाइम्स। तो ये K टाइम्स इंक्रीज हुआ। अब हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए दोनों का, जो कि ये बराबर होगा तब तक, अगर जब तक बराबर नहीं होगा चार्ज फ्लो होते रहेगा, ये हम जानते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा इसका, अगर हम पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल निकालना चाहे तो टोटल चार्ज या फिर CV प्लस 2CV डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमें जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना होता है, यहाँ पे C है और यहाँ पे 2KC है, तो यहाँ पे पैरेलल है। सो बच्चों यहाँ पे हम प्लस कर सकते हैं 2K इंटू C, तो CC गेट्स कैंसल्ड आउट। यहाँ से आप देख सकते हो 3V डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2K। सो इसका अगर कॉमन पोटेंशियल देखा जाए तो वो कौन सा होगा, ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से ये सवाल आपको समझ में आ गया है। हम ये चीज यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया बच्चों, ये एक्चुअल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही क्वेश्चन था। ऐसे चार्ज दो पैरेलल प्लेट को हमने कनेक्ट कर दिया तो उस सिचुएशन में क्या होगा, चार्ज फ्लो होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना होता है, राइट। अब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक को अगर इंसर्ट करें तो उसका कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होता है वो बताया जा रहा है। 2KC मतलब K टाइम्स इंक्रीज होता है, इसको भी मैंने बताया। फिर यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल कैसे निकाला, वो सिंपल फॉर्मूले से हमने इसको निकाल लिया, राइट। ओके, फोर्थ नंबर सवाल, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, देखो। In the circuit shown in figure, if the potential at point A is taken to be 0, the potential at B is what? ये पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कितना है वो निकालना है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है। तो अगर हम ऐसे थोड़ा चल दे तो ब्रांच में यहाँ पे हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल। सो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एट ए, ये आप सर्किट में, आप यहाँ से सर्किट एनालिसिस में आपको आपने सीखा होगा कहीं पे भी, या फिर अगर मेरे से पढ़े हो तो आपको ऑब्वियसली पता होगा क्योंकि मैंने ये सारे चीज कराया था। ओके, सो अब यहाँ पे क्या होगा, ये V, ये देखो प्लस माइनस, इसको प्लस होगा क्योंकि ये इधर माइनस है इधर प्लस है, इसको छोटा इस तरफ हम मूव कर रहे हैं तो हमने प्लस को छोड़ा, इसका मतलब प्लस 2V। अब देखो यहाँ पे करंट 1 है, यहाँ पे करंट 2 है, इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन पे ए फ्लो हो रहा था, तो दोनों ब्रांच मिलके ही तो ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आया बच्चों, KCL मतलब किरचॉफ्स करंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब जब हम जानते हैं करंट का फ्लो जब भी होता है रजिस्टर के अक्रॉस, यहाँ पे आप देख सकते हो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हमेशा चलता है, तो ये प्लस है ये माइनस है। ओके, अब हम मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन पे, माइनस नहीं हम प्लस को छोड़ रहे हैं और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना था, प्लस 2V था अगेन। अब यहाँ पे इधर पहुंच गए तो इधर जा रहे हैं हम, इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, इधर प्लस है इधर माइनस है, अगेन माइनस 3V को छोड़ रहे हैं तो हमने छोड़ा, एंड दैट यहाँ पे जाने के बाद इसमें हम लोग बोल लेते हैं ये V का पोटेंशियल के बराबर है, और यहाँ पे 0 है तो आप देख सकते हो ये 1V इक्वल्स टू पोटेंशियल एट V। तो ये एक लाइन पे मैंने उसको खत्म कर दिया, बट कॉन्सेप्चुअल था बच्चों। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया, KCL हमने लगाया, बस काम खत्म, राइट। ओके, बहुत आसान फॉर्म क्वेश्चन है बच्चों, ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये हमारा फोर्थ नहीं है, फिफ्थ नंबर सवाल है। जैसे यहाँ पे देखो 25 वाट और ये वाट हमारा रेटेड है, 100 वाट ये दिया हुआ है, बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ सोर्स दिस मच वैल्यू, देन ये आपको बताना है कौन सा बल्ब
ब्राइट होगा या कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा वो बताना है। तो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस देखूं तो R1 विल बी 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 एंड R2 विल बी 22 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। अगर इसको मैं, ये ऑब्वियसली ये दोनों में से ये वाला छोटा है, तो मैं इसको अगर R पकड़ लूं तो ये वाला क्या बन जाएगा 4R पकड़ लेगा, क्योंकि इसके साथ अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड कैंसिल होके यहाँ पे 25 बनता है बच्चों। अब यहाँ पे ये दोनों को मैंने क्या करा, सीरीज कॉम्बिनेशन पे लगाया और हमारा सोर्स है ये वाला 440V और यहाँ पे 4R, यहाँ पे R है, सिंपल। अब यहाँ पे बच्चों हमें क्या चाहिए, बल्ब ब्राइट कौन सा ज्यादा ब्राइट होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट बराबर है, रेजिस्टेंस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो इसका ज्यादा है, तो हम देख सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज और है, ये सप्लाई जो है वो बच्चों यहाँ पे चेंज हो चुका है, तो हमें ये चेक करना है कि ये फुट जाएगा या नहीं, मतलब फ्यूज होगा या नहीं। तो उस सिचुएशन में जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई रेजिस्टेंस को आप रखते हो तो उसका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी पोटेंशियल, ऑब्वियसली जो भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, तो वो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी हम निकाल सकते हैं। अगर इसको V1 मान रहे हैं, इसको V2 मान रहे हैं, हम जानते हैं पोटेंशियल इक्वल्स टू I into R होता है। सो V is directly proportional to resistance, so I can write V is to V2 equals to R1 is to R2। ओके, सो R1 का वैल्यू 4R है, इस टू R है, सिंपल। अगर मेरे को इस V1 चाहिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 4R डिवाइडेड बाई 5R समेशन ऑफ दिस टू मल्टीप्लाइड बाई 440, तो RR गेट्स कैंसल्ड आउट। अब देखो यहां से ये कितना हो रहा है, 8.8, 80% हो रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो 352 हो रहा है। अब दूसरा अगर V2 देखा जाए 1 डिवाइडेड बाई 5 होगा, क्योंकि 1 बचा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 440, तो अगेन 88 होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो है ये अपना रेटेड वोल्टेज से वो क्या है, ज्यादा है ना। रेटेड कौन सा था, 220 ऐसा था, बट यहाँ पे इतना इसको वोल्टेज मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में ये क्या होगा, फुट जाएगा। बात समझ में आया, ये क्या हो जाएगा, फुट जाएगा। तो ये वाला काम हो जाएगा। तो इसका मतलब अब जब देखोगे तो ये वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। ये देखो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छे से करा है। अब इसको विश्वास कर सकते हो, बहुत बच्चे ऐसे पूछते हैं सर ऐसा ही आएगा कि नहीं, या इससे थोड़ा लेवल नीचे आएगा। बच्चों इससे बियॉन्ड दैट लेवल नहीं पूछेगा, पक्का मैं बता रहा हूँ। और मैंने जब भी आपको कैसे पढ़ना है 4 डेज स्ट्रेटेजी वाला एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने बताया बियॉन्ड जेई एंड नीट लेवल पे आपको नहीं जाना है, इन बिटवीन दिस टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको बैठना चाहिए। तो मैंने उस हिसाब से ही बनाया है ना, कुछ तो मेरे को पता होगा ऑब्वियसली इतने इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। एनीवे देखते हैं आगे। इससे मीटर ब्रिज रेजिस्टेंस इन लेफ्ट कैप एंड राइट कैप 55 ओम एंड 220 ओम रेस्पेक्टिवली। इफ द रेजिस्टेंसेस आर इंटरचेंज देन बैलेंसिंग लेंथ विल बी व्हाट। यहाँ पे देखो ये मान लेते हैं मीटर ब्रिज का है, ये 55 है, ये 22 सॉरी 220 है, और यहाँ पे मान लेते हैं बैलेंस किया गया। ऑब्वियसली हम जानते हैं ये हमारा वेस्टर्न ब्रिज प्रिंसिपल, ये जो मीटर ब्रिज है वो वेस्टर्न ब्रिज को ही फुलफिल करता है, फॉलो करता है, उसका प्रिंसिपल से ही इसको सॉल्व करा जाता है बच्चों। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ये दोनों का रेशियो कितना है, 55 डिवाइडेड बाई ये, मतलब 1:4। सो ये 1:4। इसका लेंथ भी क्या होता है, ये 100 सेंटीमीटर का होता है, मीटर ब्रिज है, तो 100 सेंटीमीटर के हिसाब से ये 20 सेंटीमीटर होगा और ये 80 सेंटीमीटर होगा। हमने कुछ नहीं करा, फॉर्मूला लगाया ही नहीं, बस उतना ही करा, सिर्फ कॉन्सेप्ट। ओके, उसके बाद उसने क्या करा, इंटरचेंज कर लिया। इंटरचेंज करा मतलब यहाँ पे 220 और यहाँ पे 55 ऐसा है ना। तो इसमें जब रेशियो देखा जाएगा तो 4:1 आएगा, इसका मतलब इधर 80 आएगा, इधर 20 आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो जो बैलेंसिंग लेंथ है, इसको L1 इधर से है, तो इस L1 यहाँ पे पहले 20 था, अभी 60, अभी 80 हो रहा है, इसका मतलब ये इंक्रीज हो रहा है 60, राइट। 80 माइनस 20 विल बी चेंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रीज्ड बाय 60, दैट मींस ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो हम देखते हैं 7th नंबर सवाल बच्चों। लॉन्ग सोलेनॉइड, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक में पहुंच गए हैं ना। लॉन्ग सोलेनॉइड करेंगे करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड B along its axis, okay, if the current is halved and number of turns per centimeter is doubled, द न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम जानते हैं सोलेनॉइड है, मान लो ये सोलेनॉइड है, यहाँ पे इस एक्सिस में हमें अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है ना बच्चों, तो लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब इनफाइनेटली लॉन्ग है।
तो उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं इस पॉइंट पे, तो हम निकालते हैं म्यू नॉट एन इंटू आई। सो दिस एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे सेंटीमीटर बोला तो कोई शक वाली बात नहीं है ना, आराम से कर सकते हो। तो अगर b इक्वल्स टू दिस मच वैल्यू जो भी गिवन है, तो हमें न्यू b, तो b प्राइम इक्वल्स टू म्यू नॉट, n का वैल्यू जो है वो क्या कर दिया, डबल कर दिया 2n, और करंट का जो वैल्यू है उसको क्या कर दिया, आधा कर दिया डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को डिवाइड करेंगे, b डिवाइडेड बाई v प्राइम इक्वल्स टू 1, दैट मींस b प्राइम भी क्या होगा बच्चों, v होगा। सो ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बोलो सर मजा आ रहा है, और हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। अगर कॉन्फिडेंस मिल रहा है सही में, जब भी मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन भी जब भी आप मैं कराने शुरू कर देता हूं, तो उस सिचुएशन में आप पेन एंड पेपर लेके स्टार्ट हो जाइएगा, क्योंकि आपको सॉल्व करना है। ऐसे देखेंगे इंटरटेनमेंट थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो पूरा देखना है। अच्छा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पूरा आराम से करता हूँ। The value of work done for rotating a magnet of magnetic moment m by an angle theta with respect to a magnetic field b. This is simple formula. हम जानते हैं work done क्या होता है, mb 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों याद आ रहा है, ये सब याद आ रहा है ना। तो 0 डिग्री से कुछ एंगल पे आप जाते हो तो उस सिचुएशन में ये होता है। एनीवे अब यहाँ पे देखो एक भी ऑप्शन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, तो अब क्या बोलोगे सर ये तो ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दे क्या, ऐसा ऐसा वगैरह सोच सकते हो, बट नो। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, वर्क डन हम जानते हैं टॉर्क इनटू डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा टॉर्क हम जानते हैं एम बी कितना होता है, साइन थीटा होता है, क्योंकि एम क्रॉस बी होता है बच्चों टॉर्क। समझ में आया। ओके सो अब यहाँ पे देख सकते हो ये ऐसा नहीं है, लेकिन साइन का यहाँ पे कुछ रिलेशन दिख रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं cos 2a इक्वल्स टू, हम ऐसा बोल सकते हैं ना 2 साइन स्क्वायर ए। अरे कर सकते हैं ना, तो सिंपल यहाँ पे आप लिख सकते हो एम बी इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। सो 2 यहाँ पे आप देख सकते हो एम बी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन आपको दिख रहा है सीधा 2 में, करेक्ट हो गया। ओके आगे देखते हैं। Question number 9. A coil of resistance this much value is placed in a magnetic field. If the magnetic flux यहाँ पे आपको दिया हुआ है linked with the coil varies with time this much value, तो यहाँ पे flux दिया हुआ है current in the coil at t equals to 1 second, आपको ये निकालना है। ओके तो हमें करंट चाहिए। करंट मीन्स व्हाट, करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है। तो ये हम लोग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ा बहुत तो पता है ईएमएफ डिवाइड बाय ये होता है। अब ईएमएफ इक्वल्स टू ऐसा होता है, फैराडे ने हमें बताया है ना। तो अब इसको अगर डिफरेंशिएट करा जाए तो 200 टी होता है, और बाकी ये कांस्टेंट है। एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 सेकंड इसका वैल्यू कितना होगा, 200 वोल्ट होगा। अगर आपको करंट चाहिए तो E डिवाइडेड बाई R करोगे, और E का वैल्यू 200 डिवाइडेड बाई 400 दैट मींस 0.5 A। बच्चों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। फर्स्ट जा रहा हूं क्या, नहीं। ओके इन अ गिवन सीरीज एल सी आर सर्किट एल आर इक्वल्स टू दिस मच वैल्यू, एक्स एल इक्वल्स टू दिस मच मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, और यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और यहाँ पे ये करंट आपको पूछ रहा है। द करंट लीड द वोल्टेज बाय 45, करंट लीड बाय वोल्टेज वगैरह। ठीक है चलो हम पहले देख लेते हैं। हम जानते हैं यहाँ पे हमारा करंट होता है, और इस डायरेक्शन पे ही सेम फेज में होता है रेजिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू 4 है। अब हम जानते हैं कैपेसिटिव सर्किट में, क्योंकि हमें फेज डिफरेंस के हेल्प से निकालते हैं, कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट लीड करता है। जैसे देखो कैपेसिटिव सीसीएल, सीसीएल मतलब करंट लीड करता है, कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड कर रहा है। तो इस सिंपल तरीके को मैंने आपको बताया था, है ना। तो एक्सी और यहाँ पे ऊपर होता है एक्सएल, राइट। अब इसको थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पे मान लो इतना तक आ जाएगा, इतना तक आ जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल बच्चों। और वो एक्सी माइनस एक्सएल कितना है, इधर 9 है और इधर 5 है, दैट मींस इधर भी 4 हो रहा है। अब अगर इसका रिजल्टेंट देखा जाए तो इम्पिडेंस, एक्चुअल में ये वाला आपका इम्पिडेंस अगर देखा जाए तो जेड विल बी योर 4√2 होगा। अगर एंगल देखा जाए वो, तो वो कितना होगा 45 ऑब्वियसली। इधर 4 है इधर 4 है, तो बीच में से निकलेगा ना 90 से, तो ये 45 होगा, निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है ना, 45 हो रहा है। अब देखो जब भी इंपेडेंस होता है वो एक्चुअल में वोल्टेज का, नेट वोल्टेज जो है उसका डायरेक्शन बता रहा है। तो ये वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है 45 डिग्री एंगल। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। ऑब्वियसली करंट ऊपर है, सो सिंपल हम बोलेंगे ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, बस खत्म, है ना।
ओके तो 11th नंबर क्वेश्चन, इट डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेम एज, देखो बच्चों यहाँ ये जो वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसे तो पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, एक पेज का ही है मतलब अब जब अभी रिवाइज करोगे तो एक पेज से हो जाएगा। तो यहाँ पे एक भी हमेशा हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेम एज कंडक्शन नो, कंडक्शन नो, कंडक्शन ड्यू टू फ्लो नो, इसका मतलब नॉट कंडक्शन, वैसे भी तो वो नॉट कंडक्शन है, वो कंडक्शन करंट नहीं है, बट इट्स कॉज्ड बाय टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों ये सही बोला है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ये पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बच्चों थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इतना छोटा चैप्टर है, ठीक है, इसको छोड़ने का नहीं है। 12th, if a convex lens of focal length 100 centimeter and a concave lens of focal length 50 centimeter are connected together, ठीक है, what will be their resulting power? So power can be written as P1 plus P2, ये तो हम जानते हैं। So P1 इसका देख लेते हैं, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, ऑब्वियसली इसका फोकल लेंथ कितना है 100 है, प्लस 100 डिवाइडेड बाय -50 है, तो क्योंकि ये कनकेव है ना, ओके। सो अब यहाँ पे 1 - 2 इसका मतलब -1, और ये पावर का यूनिट डायप्टर होता है, तो हमने ये बोल लिया कौन सा होगा, ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर, बस खत्म, इतना आसान सवाल है। चलो आगे देखते हैं 13 नंबर सवाल, कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f इन एयर इज इमर्ज्ड इन वाटर ऑफ म्यू दिस मच वैल्यू, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, द फोकल लेंथ ऑफ मिरर विल बी, कितना होगा, आप कैलकुलेट करने लग जाओगे, आप क्या करोगे, कैलकुलेट करने लग जाओगे बच्चों, ये कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मिरर का जो फोकल लेंथ है ना वो मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर बच्चों, बड़ा मजा आया मेरे को उल्लू बनाते हुए। CEE या फिर हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको थोड़ा बहुत उल्लू बनाने का कोशिश करता है, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। मिरर का फोकल लेंथ कभी चेंज नहीं होता है बच्चों मीडियम में, इररेस्पेक्टिव है भाई। ओके सो आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल, जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ये बच्चों वेव ऑप्टिक्स का दिखा रहा है, YDAC या फिर पोलराइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, मैंने YDAC नहीं लिया, ये लिया, YDAC सबको पता है ना, कर ही लोगे ओके सो एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर एनी मीडियम इज 60 डिग्री, what will be the critical angle for this medium at air interference? okay so अब हम जानते हैं ये ऐसे निकाल सकते हैं ना, ये ब्रिस्टर एंगल है, सो आईपी, तो पोलराइजेशन एंगल, सो ये 60 डिग्री, इसका मतलब म्यू का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, इतना निकाल लिया। क्रिटिकल एंगल C इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू होता है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स 1 बाई म्यू मतलब 1/√3 होगा, तो ऑप्शन कौन सा है, सिंपल है बच्चों, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, खत्म। ये वाला हमने पढ़ा है, सिर्फ क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हमें पता है, दोनों फॉर्मूला ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है बच्चों, क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है, और आपको हमेशा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही मिलता है हर एक पेपर में। आप देख सकते हो आपका CEE का जो पेपर होगा ना, उसमें 25 to 30 क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। आप NCERT या फिर सिंपल शॉर्ट नोट्स आप पढ़ के गए हो, जो फॉर्मूला पढ़ के गए हो, तो 25 to 30 क्वेश्चंस आप बना सकते हो। इवन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे नीट का बात करो या फिर जेई का भी बात करो, जेई में 10 क्वेश्चन मिनिमम आपको फॉर्मूला बेस्ड पूछता है, बट वो थोड़ा एनालिटिकल होता है, 2-3 फॉर्मूला एक साथ लगाया हुआ होता है ना। ओके सो आगे देखते हैं 15th नंबर सवाल। ओके ये कौन सा आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन एन माइक्रोस्कोप आर एक्सिलरेटेड बाय अ वोल्टेज ऑफ दिस मच वैल्यू। ओके ये तो हमारा मॉडर्न फिजिक्स का आ रहा है, इफ वोल्टेज इज इंक्रीज्ड टू दिस मच वैल्यू देन de Broglie wavelength associated with the electron would be, कितना होगा हमें निकालना है। सो सिंपल हम जानते हैं लैम्डा इक्वल्स टू क्या जानते हैं बच्चों, H डिवाइडेड बाई 2m/v, काइनेटिक एनर्जी वगैरह आ रहा है यहाँ पे। ओके सो हम जान रहे हैं यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे देखो ये सारे कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट होगा, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है।
अब यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकालना है, सो लैम्डा 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/100 √10 है, लैम्डा 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 20, मतलब यहाँ पे ये है। तो अब देख सकते हो लैम्डा 2 इक्वल्स टू क्या होने वाला है, ये लैम्डा 1 है, इसका मतलब ये जो आपका ई जब 40 किलो वोल्ट का करोगे तो उस सिचुएशन पे आप देख रहे हो ये डिक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स हो रहा है। सिंपल फॉर्मूले से हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, तो ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट आंसर बच्चों। ओके, आगे देखते हैं 16th नंबर सवाल। लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ दिस मच वैल्यू इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस एट रेट दिस मच। ओके, द नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड ऑन द सरफेस विल बी। अब नंबर ऑफ फोटोन हमें निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन निकालना है, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नंबर ऑफ फोटोन निकालना बच्चों हम जानते हैं, है ना बच्चों। ओके, सो ई डॉट जो भी आपका यहाँ पे हो रहा है इसमें हम बोल सकते हैं ई सी डिवाइडेड बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई एन डिवाइडेड बाई टी, मतलब ये पर यूनिट टाइम है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। ओके, एनर्जी इज गिवन, जो भी एनर्जी पर सेकंड आपको गिवन है, एच का वैल्यू, सी का वैल्यू एंड लैम्डा का वैल्यू, तो सिंपल एन बाई टी मतलब नंबर ऑफ फोटोन है, तो या फिर एन पी लिख सकते हो। सो ई मल्टीप्लाइड बाई जो भी ई का रेट है मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई एच इंटू सी, सो आई कैन राइट 10⁻8, और यहाँ पे लैम्डा का जो भी वैल्यू होगा 5000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−10। ओके, सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये 6.6 क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट इंटू 10⁻−34 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10⁻8 होता है। अब यहाँ पे सारे चीज निकाल लो, तो आपको आंसर जो भी आने वाला है ये 2.5 इंटू 10⁻10 आने वाला है बच्चों। तो इसको सॉल्व करके आप देख लेना, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो कितना है, इतना आने वाला है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आप इसको आराम से कैलकुलेट कर लेना, बस आंसर इतना ही आएगा। ओके, सब कैलकुलेट कर लेना यार, उसमें क्या है, इधर ऊपर जाएगा ये -16 मतलब 16 मतलब 36 होने वाला है। देखो यहाँ पे ये 16 है 26, और ये ऊपर चला जाएगा 26 से ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे, पहले से इधर 8 है 11 है, तो दिस माइनस दिस करेंगे, तो ऑब्वियस बात है ये आपका ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। कोई शक वाली बात नहीं, आप क्वेश्चन को देख लेना है। ओके बच्चों, 17th नंबर सवाल। इफ द न्यूक्लियर रेडियस एल्यूमिनियम इज 3.6 फॉर्मी, the approximate nuclear radius of 64 copper in Fermi is, तो हम जानते हैं रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर टू द पावर 1/3, राइट, क्यूब रूट ऑफ ऐसा। तो R1 विल बी कितना होगा, इसका मास नंबर कितना है 27 क्यूब रूट, R2 विल बी 64 क्यूब रूट, दोनों को डिवाइड करोगे R1 बाई R2 आएगा, वो कितना आएगा, इधर कितना होएगा, ये 3 है, इधर कितना होगा, ये 4 है, 3 डिवाइडेड बाई 4। अगर R1 3.6 है तो R2 हम निकाल सकते हैं, R2 विल बी व्हाट 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, ये कैंसिल होगा 1.2, इसका मतलब 4.8 विल बी योर करेक्ट आंसर। कौन सा है, ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। तुरंत बस फॉर्मूला बेस्ड है बच्चों, यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है कि आपको मैं बोला ना, आपको फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला अच्छे से देखना है, फॉर्मूला आप अच्छे से देखोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। फॉर्मूला भूल जाते हैं बहुत बच्चे, आप भी भूलते हो शायद, है ना, तो भूलने का नहीं है। यहाँ पे देखो हाफ लाइफ ऑफ, यहाँ पे देखो इतना दिया हुआ है 100 माइक्रोसेकंड, द टाइम टेकन फॉर द रेडियो एक्टिविटी ऑफ सैंपल इतना टू डीके टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, राइट, इतना दिया हुआ है सारे चीज। ओके, अब हम जानते हैं जो भी अब डीके होने के बाद एन नॉट इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n, और ये वैल्यू कितना हुआ 16th, एन नॉट डिवाइडेड बाई 16th हुआ, इसका मतलब आप देख सकते हो 2 टू द पावर n इक्वल्स टू 16, दैट मींस n विल बी योर 4, ये हम पता कर लिए। सो t जो भी हमें टाइम चाहिए वो n मल्टीप्लाइड बाई t हाफ फील्ड है, तो हाँ सॉरी हाफ लाइफ है ना, हाफ फील्ड मतलब ये हमारा वो गया जैसे अ ग्लास इज ऑलवेज हाफ फील्ड, खाली वाला पर्सन छोड़ दो भाड़ में जाए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता हूँ, मैं मोटिवेट करता हूँ, आप जितना पढ़े हो उसको देखो, 100% चेजिंग से बेटर होगा आप 40% ही करेक्ट करके आओ। समझ में आया, तो ये चीज दिमाग में रखना। 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस मच 100 माइक्रोसेकंड, ये तो सिंपल है यार, इसमें क्या है, फॉर्मूला ही है सिर्फ 400 माइक्रोसेकंड, इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं, तो ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। सो अगेन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सो ये पूरा थ्योरी बेस्ड है। लेट एनपी एंड एनई बी द नंबर ऑफ होल्स एंड
कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंटेंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंटेंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है बच्चों, यहाँ पे प्योर सब्सटेंस होता है, यहाँ पे कोई आप डोप नहीं करते हो, मतलब कोई ऐसा नहीं है, कुछ इंप्योरिटीज यहाँ पे नहीं डालना होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है पता है, नंबर ऑफ होल इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सेमीकंडक्टर का ही क्वेश्चन था। सेमीकंडक्टर के ऊपर और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आप देख सकते हो थ्योरी बेस्ड पूछ सकता है एनपी जंक्शन का, क्योंकि इजी होने वाला है। तो सिंपल एनजी ट्रांजिस्टर डायोड का पूछ सकता है, जंक्शन डायोड का पूछ सकता है, डिप्लीशन रियल के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है ना, एक्सटेंसिव ये पूछ सकता है, बैलेंस बैंड के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, एनर्जी बैंड के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इतने सारे पार्ट है, लेकिन छोटा है, बहुत जल्दी आप इसको खत्म करते हैं। तो सेमीकंडक्टर को भी आप थोड़ा पढ़ के जाना अच्छे से, है ना बच्चों। ओके, करंट फैक्टर निकाल सकते हो, है ना, बहुत सारे चीजें हैं। ओके, सो आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द ट्रूथ टेबल ऑफ द गेट शोन इन फिगर, फॉलोइंग फिगर यहाँ पे दिया हुआ है आपको। सो ये वाला कंडीशन देखो, यहाँ पे ए इधर आ रहा है, ये ए आ रहा है, ए मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू ए इक्वल्स टू ए, और यहाँ पे नॉट दिख रहा है तो ए नॉट, यहाँ पे बी आ रहा है तो यहाँ पे अगेन सेम चीज बी नॉट। अब यहाँ पे देखो ये वाला और गेट है तो यहाँ पे प्लस, बट यहाँ पे नॉट है तो इधर, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए इंटू बी। इसका मतलब ये एंड गेट है। क्या गेट है, एंड गेट है बच्चों। ओके, तो इतना हमें समझ में आ गया, ये एंड गेट है, इसका मतलब आप आराम से निकाल सकते हो। तो ऑप्शन देखना है, अगर 0 0 कर रहे हो तो प्लस होना है, मल्टीप्लाइड होना है, ए नॉट यहाँ पे कितना आना चाहिए, y इक्वल्स टू ए इंटू ये, यही होना है ना। तो ए का वैल्यू 0, ये का 0, और y का वैल्यू कितना होगा, अगेन 0, ये 0 ये 1 मल्टीप्लीकेशन 0, ये 1 ये 0 मल्टीप्लीकेशन 0, ये 1 ये 1, तो ये भी 1 होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो रहा है देख लो, ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। या फिर अगर ये वाला आपको नहीं पता तो सिंपल ये भी निकाल सकते हो, अगर यहाँ पे हम ए दे रहे हैं तो यहाँ पे ये आ रहा है तो ये आएगा ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड गेट है ना ये, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, और यहाँ पे ए बार आने वाला है, यहाँ पे बी बार आने वाला है, दोनों को प्लस करे हो, दोनों को बार बार को प्लस करो, फिर ऐसा करो, दिस इज योर वाई, सिंपल। अब यह पुट करके देख लो, यहाँ पे 0 पुट करे, 0 का बार 1 हो रहा है, प्लस बी भी 0 पुट करे तो 0 का बार कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो ये दोनों का समेशन कितना हो रहा है, 1 होता है, उसके ऊपर बार है मतलब 0 होना है, तो यहाँ पे 0 हुआ। तो ऐसे भी आप ट्रूथ टेबल को निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन हम इसको कर लेंगे। लॉजिक गेट बहुत ही आसान होता है बच्चों, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आप इसको तुरंत कर सकते हो, या फिर यहाँ पे हमने पहले 0 का लिया, उसके बाद अगर 0 कर रहे हो और इसमें 1 कर रहे हो, तो इसमें 0 0 के बार 1 होता है, 1 के बार 0 होता है, दोनों समेशन करेंगे तो 1 होगा, उसका बार अगेन 0 हो रहा है। यहाँ पे वही 0 1, यहाँ पे बार करोगे तो 0 होने वाला है। अगर 1 कर रहे हो, 1 का बार 0 होगा और 1 का बार 0 होगा, दोनों का समेशन करोगे 0 होगा, लेकिन ऊपर बार है तो 1 होने वाला है। बस वही काम करना है। तो ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर में मैंने जो भी क्वेश्चन कराया आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करके नीचे बता सकते हो बच्चों। और ये वीडियो कैसे लगी आप उसको नीचे बताना, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाओ, क्या बनाओ, वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। जितना ज्यादा कमेंट आएगा उस हिसाब से मैं आप वीडियो बनाते रहूंगा, है ना बच्चों। ओके चलो, सो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। CAA 2020 अपना होने वाला है, आप अच्छे से पढ़ो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और काम रहना है, नहीं तो काम नहीं होने वाला है, यही मंत्र है। काम रहो, काम हो जाएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।